हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 टू 12 के 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एज पर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल लेड आउट बाय सेबी, इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी इन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंट टू इन्वेस्टर्स periodically, फंड फैक्ट शीट, द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि जो भी फेयर वैल्यूएशन के प्रिंसिपल होते हैं वो एसएआई इसमें मेंशन करने जरूरी होते हैं। और राइट साइड में मैंने चैप्टर का भी मेंशन कर दिया है कि जिसमें से अगर आपके ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गलत हो रहे हो तो उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, इन्वेस्टर हैज बोट 20 करोड़ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड एट ₹10 ईच। 20 करोड़ यूनिट्स बाय की है ₹10 पर। द स्कीम हैज थस मोबिलाइज्ड 20 करोड़ यूनिट्स इंटू 10, दैट इज 200 करोड़। टोटल कितना हुए? 20 करोड़ इंटू 10, 200 करोड़ उसने पैसा उठाया है। एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, इसमें से 140 को इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹60 करोड़ मोबिलाइज फ्रॉम इन्वेस्टर वाज प्लेस्ड इन बैंक डिपॉजिट्स, रेस्ट जो 60 करोड़ था उसको बैंक डिपॉजिट में डाल दिया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीवेबल एक्रूड बट नॉट रिसीव, जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड जो अभी आना है, अभी मिला नहीं है, जो आना है वो कितना है? 8 करोड़ रुपए का। एंड स्कीम एक्सपेंसेस पेएबल एक्रूड बट नॉट येट पेड, और जो स्कीम के एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं वो कितने हैं? 4 करोड़। तो हमें निकालना क्या है? स्कीम्स एंड नेवी पर यूनिट। हमारे पास टोटल 200 करोड़ थे, उसमें हमें 8 करोड़ डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलना है, 4 करोड़ हमारा एक्सपेंस है, यानी कि हमारा 200 प्लस 8 कितना हमें मिलना है? -4। ये जाएगा डिवाइडेड बाय हमारी यूनिट्स कितनी थी? 20 करोड़ थी, तो 204 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? ये 10.20, ऑप्शन बी। इतनी हमारी एनएवी निकल के आएगी, 200 प्लस 8 -4 डिवाइडेड बाय 20। थर्ड क्वेश्चन है, लोअर द एक्सपेंसेस हायर द एनएवी, ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो जितने कम होंगे उतनी ही हमारी एनएवी ज्यादा होगी, ट्रू। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिविडेंड्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ डैश, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यूनिट कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स। तो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, इसमें से ही डिविडेंड जाता है, तो ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंशियल एग्जिट लॉस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एग्जिट लॉस चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जिसका कम है उसको कम कर लो, जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा कर लो, या वाइस वर्सा। ये तो फॉल्स है, क्योंकि सबको सेम ही एग्जिट लॉस चार्ज होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू ए म्यूचुअल फंड स्कीम? कस्टडियन फीस, ऑडिटर फीस, रेटिंग फीस, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी फीस चार्ज होती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एनएवी इज कैलकुलेटेड अप टू डैश डेसिमल प्लेसेस इन केस ऑफ इंडेक्स फंड 1 2 3 4। तो इंडेक्स फंड में कितनी कैलकुलेट होती है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक। बैलेंस्ड और इक्विटी फंड में 2 डेसिमल प्लेसेस तक, बाकी सब में 4 तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4। हु डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड द रिकॉर्ड डेट? कौन डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है? ट्रस्टी, कस्टोडियन, ऑडिटर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो ट्रस्टी डिसाइड करता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द इनकम टैक्स एक्ट अलाउ सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है, द डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर विल बी टैक्सेबल। जो डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल होगा, ये भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स with equity in the range of 35 and 65% of portfolio, the rate of long term capital gains tax is, नॉन इक्विटी पर लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स लगता है? 10% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, 20% विदाउट इंडेक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20% विद इंडेक्सेशन। रिडेम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी फॉर एन इन्वेस्टर? किस स्कीम पर एसटीटी लगेगा? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड। तो किस पर लगता है? इक्विटी पर। इनमें से इक्विटी कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा इक्विटी है, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन ए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स अप टू एन अमाउंट ऑफ डैश। ईएलएसएस की जो स्कीम्स होती है उनमें 80C के अंदर कहां तक हमें एग्जाम्पशन मिल सकती है? कितने अमाउंट की एग्जाम्पशन मिलती है?
1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो हमें 1.5 लाख इसकी एग्जम्पशन मिलती है। ऑप्शन बी। जीएसटी ऑन ऑल द फीस अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शैल बी चार्ज टू द स्कीम विद इन द डैश लिमिट ऑफ टीईआर। जो इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस को छोड़ के बाकी जितनी भी फीस है उन पर जो जीएसटी है वो टीईआर की कितनी लिमिट तक चार्ज किया जा सकता है? मिनिमम, मैक्सिमम, प्रिस्क्राइब, नो लिमिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिमम। जो भी टीआर की मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर अंदर चार्ज करना जरूरी है, उसके बाहर जाके चार्ज नहीं कर सकते। The date from which the investor can offer their units for repurchase to the scheme or buy new units of the scheme is called NFO open date, NFO close date, scheme reopening date, no special name। तो जब दोबारा से हम रीपर्चेज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्कीम रीओपनिंग डेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 30 डेज, ट्रू और फॉल्स? तो 15 डेज का मैक्सिमम है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एनएवी डैश ऑन रिकॉर्ड डेट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एनएवी का क्या होता है रिकॉर्ड डेट पर? डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, एप्रिशिएट्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, रिमेन सेव, एनएवी कैप्चर्स द पोर्टफोलियो चेंजेस एंटायरली। तो रिकॉर्ड डेट पर क्या होगा? एनएवी डिक्लाइन कर जाएगी जितना डिविडेंड दिया होगा, ऑप्शन ए, डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन 100 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनएवी ऑफ ₹20। Face value of a unit is 10. Dividend declared is 10%. How much dividend per unit will the investor get? 100 यूनिट म्यूचुअल फंड की बाय की है 20 एनएवी पर। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 थी। डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया, तो हमें डिविडेंड पर यूनिट निकालना है, टोटल डिविडेंड नहीं, डिविडेंड पर यूनिट निकालना है। तो जो भी आपका डिविडेंड है वो फेस वैल्यू क्या है? 10, इसके रिस्पेक्ट में डिक्लेयर होता है। तो 10 का 10% यानी कि ₹1 इतना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर इन डैश म्यूचुअल फंड स्कीम आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल पे आउट। मैंने कहा था जहां पर भी ये वाली स्टेटमेंट आ जाए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, इसको आपको डिविडेंड इससे रिप्लेस कर देना है, क्योंकि डिविडेंड का ही नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो सेकंड है आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ बोथ ए एंड बी। तो जो डिविडेंड पे आउट होती है और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों में ही डिविडेंड मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हाउ कैन इन्वेस्टर रेमिट मनी इन एन इंडियन म्यूचुअल फंड फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से पैसा कैसे ला सकते हैं? थ्रू आईएमपीएस, आरटीजीएस, स्विफ्ट या फिर एनईएफटी। तो बाहर से लाने के लिए केवल स्विफ्ट है इसके थ्रू, ऑप्शन सी, थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर किसे कहते हैं? एचयूएफ्स को, कंपनीज को, एचएनआईज को या एनआरआईज को? तो जो कंपनीज हैं ये आपकी इंस्टीट्यूशनल ग्रुप में आती है, बाकी इंडिविजुअल्स है, तो ऑप्शन बी, कंपनीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ट्रू बतानी है। एन इन्वेस्टमेंट फॉर ए माइनर कैन नॉट हैव ज्वाइंट होल्डर्स, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन कंडक्ट ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट मेक और चेंज नॉमिनेशन, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ए ज्वाइंट होल्डर कैन नॉट बी डिलीटेड और ए न्यू वन एडेड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ कैन ए नेम बी डिलीटेड, ये भी ट्रू है कि ज्वाइंट होल्डर के नेम को डिलीट या ऐड नहीं कर सकते। तो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों ही ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन नॉट मेक फ्रेश परचेजेस इन अनदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड अंडर द सेम फोलियो। जो एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो फ्रेश परचेजेस नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में अंडर द सेम फोलियो, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। वो कर सकता है सेम फोलियो में। यूनिट्स विल बी रिडीम्ड ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारी कौन सी फॉल्स है? केवल ए, यानी कि ओनली ए, ऑप्शन ए, केवल हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टर कैन मेक ए नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ मैक्सिमम डैश नॉमिनीज 1, 3, 5, 10। तो 3 नॉमिनी कर सकता है, तो ऑप्शन बी, 3। एट व्हाट प्राइस आर बोनस यूनिट्स इशू टू द यूनिट होल्डर्स। द प्राइस डिसाइडेड बाय द एएमसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, एट द प्रीवेलिंग एनएवी स्लैश बोनस रेशो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ट्रू बतानी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसीडर टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बिल्कुल रिस्क फ्री मान सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अनसिस्टेमेटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अनसिस्टेमेटिक रिस्क कौन से होते हैं? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जिनको हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
द नेम ऑफ द स्कीम डज नॉट इन एनी मैनर इंडिकेट आइदर द क्वालिटी ऑफ द स्कीम और इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड रिटर्न्स। हम स्कीम के नाम से ये पता नहीं कर सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे होंगे, कितना रिटर्न हमें मिलेगा। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो सारी ही ट्रू है। ऑप्शन डी, ए कोमा बी कोमा सी। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्कीम ए व्हेन द स्कीम्स एनएवी वाज रुपीज 120 पर यूनिट, 120 पर यूनिट पर इन्वेस्ट किया। द इन्वेस्टर रिडीम द इन्वेस्टमेंट एट द एनएवी ऑफ 135, 135 पर बेच दिया। सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करो। सिंपल रिटर्न क्या होती है? लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये होती है। तो 15 बाय 120 इंटू 100 यानी कि 100/8, ये कितना आएगा आपका? 12.50। तो ऑप्शन सी 12.50%। नेक्स्ट है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू री इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द सेम रेट एज द प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज, कि हमें जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है हम उसको सेम रेट जिस पर प्रिंसिपल इन्वेस्ट है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहते हैं? री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसको री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। ऑप्शन ए। रिस्क इज इक्वेटेड विद वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स, लेवल ऑफ अर्निंग्स, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन ए फंड, द नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ ए फंड फैमिली। तो रिस्क किससे इक्वेट होता है? वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना अप डाउन जा रहा है, वोलेटिलिटी। ऑप्शन ए, वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट है, डैश स्टाइल इज एन अप्रोच ऑफ पिकिंग अप स्टॉक्स विच आर प्राइस लोअर देन देयर इंटरेस्टिंग वैल्यू बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। ऐसे स्टॉक्स को पिक करना जिनकी अभी मार्केट वैल्यू इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम है, उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, टॉप डाउन, बॉटम अप। तो उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ए सिक्योरिटाइज्ड असेट डैश विल नॉट बी एन ओरिजिनेटर टू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो जो आरबीआई है वो केवल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू करता है, तो ऑप्शन बी, ये ओरिजिनेटर नहीं होगा एसपीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग ए स्कीम्स बेंचमार्क? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, स्कीम असेट अलोकेशन पैटर्न, स्कीम पास्ट रिटर्न। तो पास्ट इज नॉट ए गारंटी ऑफ द फ्यूचर, तो स्कीम के पास्ट रिटर्न को देख के हम बेंचमार्क डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव द चॉइस ऑफ बेंचमार्क इन इक्विटी स्कीम? पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, स्कीम टाइप, ऑल ऑफ द अबव। तो पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, हम कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, हमारी स्कीम किस टाइप की है, इक्विटी, डेट, ये सारे ही हेल्प करते हैं बेंचमार्क को डिसाइड करने में। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? अगेन हमें ट्रू ही बताना है। रिलेटिव रिस्क कंसिडर रिस्क व्हाइल कंपेयरिंग डिफरेंट स्कीम्स। रिलेटिव रिटर्न रिस्क को कंसिडर करती है? नहीं करती। कौन करता है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। नेक्स्ट है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर बेटर टू कंपेयर डिफरेंट स्कीम्स। ये ट्रू है क्योंकि इसमें रिस्क को फैक्टर करते हैं पहले, फिर रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। थो द बेंचमार्क इज सेम फॉर द टू स्कीम्स देयर रिस्क लेवल्स कैन बी डिफरेंट। सेम बेंचमार्क वाली दो स्कीम्स का रिस्क लेवल डिफरेंट हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारी कौन कौन सी ट्रू है? बी और सी, यानी कि ऑप्शन सी, बी और सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? अगेन हमें ट्रू ही बताना है। द डेटा रिलेटेड टू द फंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड इज अवेलेबल ऑन द एमफी वेबसाइट। कि जो भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा है वो एमफी की वेबसाइट में मिलेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, सेबी हैज मैंडेटेड डिस्क्लोजर ऑफ परफॉर्मेंस डेटा बाय ऑल एएमसी। कि म्यूचुअल फंड्स को अपनी परफॉर्मेंस का डेटा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो उन्हें केवल स्कीम का ही नहीं बेंचमार्क का भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स आर बेंचमार्क टू द टोटल रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स एंड नॉट टू द प्राइस रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीआरआई ओवर पीआरआई? इट एंश्योर्स द परफॉर्मेंस कंपैरिजन इज फेयर, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। टीआरआई में हम क्या करते हैं? कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड को भी कंसीडर करते हैं, जबकि पीआरआई में केवल कैपिटल गेन को कंसीडर करते हैं। तो इससे हमारा कंपैरिजन भी फेयर होता है और ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। व्हाट इज नेगेटिव अल्फा? इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ ओवर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ अंडर हेजिंग बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ ओवर हेजिंग बाय द फंड मैनेजर। नेगेटिव अल्फा क्या होता है? अंडर परफॉर्म किया, यानी कि ऑप्शन ए, इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम कैटेगरी वुड बी कंसिडर द लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क के मामले में इनमें से कौन सी सबसे लीस्ट रिस्की है? क्रेडिट रिस्क फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डायनामिक बॉन्ड, गिल्ट फंड। तो जो गिल्ट फंड होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, और जो भी गवर्नमेंट इशू करती है उसे रिस्क फ्री माना जाता है। तो ऑप्शन डी, गिल्ट फंड।
नेक्स्ट है, फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट ए क्विक सेंस ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी सजेस्टेड ए सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क नोन एज रिस्कोमीटर, रिस्क फैक्टर्स, फैक्ट शीट, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल। तो रिस्कोमीटर में क्या होता है, एक आपका एरो बना होता है जो बता देता है सीधा ही कि ये कितनी रिस्की है, लो रिस्की है, मीडियम है या फिर हाई है। तो ऑप्शन ए रिस्कोमीटर। नेक्स्ट है, डैश आर क्लोज एंडेड डेब्ट फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ओवरनाइट फंड्स, डायनामिक डेट फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स। क्लोज एंडेड डेट फंड्स क्या होते हैं कि जो एक बार खरीद लिए फिर उनको आप बेच नहीं सकते एमसी को, जब उनकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तभी उन्हें आप बेच सकते हो एमसी को। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ऑप्शन ए, ये क्लोज एंडेड डेब्ट फंड्स होते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु वांट्स टू रिटेन लिक्विडिटी इन हिज इन्वेस्टमेंट्स विल इन्वेस्ट इन डैश। जिसको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है वो किस में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेगा, ईएलएसएस में, फिक्स डिपॉजिट्स में, पीपीएफ्स में, या फिर लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड्स जिनको हम कभी भी बेच के तुरंत पैसा पा सकते हैं, तो लिक्विड फंड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स ए फंड मैनेजर विल हैव टू प्रोवाइड द मैक्सिमम लिक्विड असेट्स फॉर डैश, इक्विटी ईटीएफ, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, गोल्ड ईटीएफ। ओपन एंडेड फंड में क्या होता है कि एक बार आपने स्कीम इशू कर दी, यूनिट्स इशू कर दी, उसके बाद इन्वेस्टर कभी भी उनको रिडीम कर सकता है। तो मान लो एक साथ काफी सारे इन्वेस्टर उनको रिडीम करने आ गए तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ओपन एंडेड स्कीम में आपको लिक्विडिटी ज्यादा रखनी पड़ती है, ऑप्शन बी। When compared to open-ended funds, investor in closed-ended funds face a higher level of dash, market risk, credit risk, investment risk, liquidity risk। Closed-ended funds में क्या होता है, हम आसानी से बेच नहीं सकते, तो liquidity risk कि हम आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, liquidity risk, ऑप्शन डी। An investor choose a mutual fund scheme based on whether his or dash matches with that of the scheme, investment objective, strategy, period। तो ऑब्जेक्टिव मैच करने चाहिए, ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। The units of a closed-ended mutual fund are traded between the unit holders, investor and dash on the stock exchange। एक बार इशू हो गई उसके बाद किनके बीच में ट्रेड होगा, यूनिट होल्डर सेल्स इन्वेस्टर एंड डैश ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्ट एएमसी तो खरीद बेच सकते नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पर करना पड़ेगा। किनके बीच में होगा, यूनिट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड के बीच में, यूनिट होल्डर्स और बाकी यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर के बीच में, यूनिट होल्डर्स और स्पेशली अपॉइंटेड मार्केट मेकर्स टू एनहांस लिक्विडिटी या फिर स्पॉन्सर के साथ। तो बाकी यूनिट होल्डर्स अगर वो खरीदना बेचना चाहे और आपका ट्रेड मैच कर रहा हो तो ही आप कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन बी, अदर यूनिट होल्डर्स स्लैश इन्वेस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिस्क, इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, गिल्ड फंड्स। तो इक्विटी हमेशा डेट से रिस्की होती है, तो ये तो हमारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। फिर इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड फंड में क्या है, डाइवर्सिफाइड फंड ज्यादा रिस्की होता है। इंडेक्स फंड तो क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है, जिनको थोड़ा सा कम रिस्की माना जाता है। तो आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, ऑप्शन बी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डैश कैन बी यूज्ड इन लिeu ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड पे आउट्स। अगर हमें रेगुलर इनकम चाहिए तो हम डिविडेंड पे आउट प्लान की जगह किस चीज का यूज कर सकते हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, ऑल ऑफ द अबव। एसडब्ल्यूपी, इसमें आपको पीरियोडिक इनकम मिलती रहती है। डिविडेंड में तो क्या है, अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एसडब्ल्यूपी में क्या है, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है, तो इसलिए एसडब्ल्यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। बेस्ट स्ट्रेटजी इन सिलेक्टिंग ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज बेस्ड ऑन इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। कि म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखो, ये तो फॉल्स है। सेकंड है, व्हेन एन इन्वेस्टर वांट टू रिडीम फ्रॉम ए स्कीम द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट सजेस्ट रिडेम्पशन फ्रॉम द स्कीम विद द मैक्सिमम एग्जिट लॉट। कि जब भी इन्वेस्टर को रिडीम करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे क्या सजेस्ट करेगा कि मैक्सिमम एग्जिट लॉट के साथ एग्जिट करो, इससे तो इन्वेस्टर का नुकसान होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिट लोड एट द टाइम ऑफ रीपर्चेज। डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिट लोड का इम्पैक्ट इग्नोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, डेट फंड टारगेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, हाई ग्रोथ विद रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन ये तो क्या है, इक्विटी टारगेट करते हैं। हाई ग्रोथ विद रिस्क ये भी इक्विटी टारगेट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ये आपकी क्या हो गई, सेविंग्स अकाउंट वगैरह हो गए। लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम, डेट में आपका क्या होता है, रेगुलर इंटरेस्ट आता रहता है और इक्विटी से कम रिस्क होते हैं, तो ऑप्शन डी, लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम। द लोंगर द होराइजन टू द गोल द एबिलिटी टू टेक रिस्क इज हायर, ट्रू और फॉल्स। जितना दूर हमारा गोल होगा उतनी ही हमारी एबिलिटी रिस्क लेने की बढ़ जाएगी, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए।
इसके साथ हमारे चैप्टर 7 से 12 के 50 एमसीक्यू पूरे होते हैं। अभी मैंने हर क्वेश्चन के साथ राइट साइड में चैप्टर नंबर लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर के आपके क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।